A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे, आपको इस MCQ सीरीज के PDF में मिल जाएंगे जिसको आप रिविजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है। इस पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन के बारे में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। डाई हाइड्रोजन मतलब डाई मीन्स टू, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, तो H2 के बारे में हमें कंसिडरेशन करनी है। तो डाई हाइड्रोजन के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि डाई हाइड्रोजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में पाया जाने वाला तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि डाई हाइड्रोजन जो है एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल का। इसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है, इसका मतलब इसमें से पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंटली प्रोड्यूस कहाँ से किया जा रहा है, पेट्रोकेमिकल से प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं डाईहाइड्रोजन के बारे में। अगर आप इसमें ऑप्शंस को अगर आप चेक करते हैं तो अगर आपने NCERT पढ़ रहे हैं, NCERT सीरीज को अगर आप पढ़ रहे हैं, NCERT फॉलो कर रहे हैं तो आपको इससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। जो पहला स्टेटमेंट है डाईहाइड्रोजन जो है थर्ड मोस्ट अबंडेंट नहीं है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ये फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होगा। ये मैंने आपको अपनी साइंस सीरीज में बताया भी है। तो पहली स्टेटमेंट गलत होने से हमारी 3 स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं। फर्स्ट A भी गलत हो जाता है, C भी गलत हो जाता है और D भी गलत हो जाता है। तो अगर आप इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है 2 और 3। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं आता तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कैसे हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये NCERT का स्टेटमेंट है डाई हाइड्रोजन जो है थर्ड मोस्ट अबंडेंट नहीं है। यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो डाई हाइड्रोजन है। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है, हमें पता है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, पेट्रोकेमिकल से प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ही आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेते हैं क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। तो डाई हाइड्रोजन कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स जब मिल जाते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जब मिलता है तो डाई हाइड्रोजन बन जाता है। ये मोस्ट अबंडेंट है यूनिवर्स में। इन द कंबाइंड फॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूट 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 15% से ज़्यादा पाया जा रहा है। प्रेजेंटली रफली 77% जो इंडस्ट्रियल डाई हाइड्रोजन है वो हम पेट्रोकेमिकल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। 18% जो है कोल से और 4% इलेक्ट्रोलिसिस से हम जो है डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो ये जो कहाँ पे मिल रहा है हमको, ये प्लांट्स में मिलता है। वाटर तो है ही H2O, प्लांट्स में, एनिमल टिश्यूज़ में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबका कंपोनेंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन उसके अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। तो ड्राई हाइड्रोजन क्या होता है, ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस कंबस्टिबल गैस होती है जिसको जो एयर से ज़्यादा हल्की होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में यहीं पर, क्योंकि हम डाई हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो हम हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये कैसी थी, कलरलेस, ओडरलेस और बाकी की एयर से हल्की गैस थी ये। तो हम यहीं पर बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में भी। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हम कॉम्पोजिशन, हम एक स्ट्रक्चर जानते हैं एटम का। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रहता है, ये हम जानते हैं। तो जो प्रोटियम जो इसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसके अंदर क्या होता है, एक उसका एटॉमिक नंबर है और एक ही उसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता था, प्रोटॉन को। तो इसका मतलब है अगर एक एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन 1 है और एक ही एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन तो 1 है ना, तो उसी का है एटॉमिक मास। इसका मतलब इस प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है 0 न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूटेरियम के अंदर न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम 3 तरीके के आइसोटोप्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन के। आइसोटोप्स होते हैं
सेम एलिमेंट रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन उसका एटॉमिक मास बदलता जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो सेम एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोटोप्स उनको हम कहा जाता है। जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं। और जो तीसरा है ट्रिटियम, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो प्रेजेंटली प्रोटियम प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो है वो प्रोटियम है, जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव है। तो ये सारी की सारी बातें हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी से था। अगर हम यूजेस देखें डाईहाइड्रोजन के, तो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है डाईहाइड्रोजन। देखिए डाईहाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाली गई है। अमोनिया सिंथेसिस करने में डाईहाइड्रोजन यूज हो रहा है, वनस्पति घी बनाने में, मेटल हाइड्रेट्स बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इन सब में डाईहाइड्रोजन का यूज होता है। तो हम अपने सेकेंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं इस सेट के। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अबाउट अ वायरस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निपा वायरस जो है, जो कि न्यूज़ में था कुछ वक्त पहले, और जो निपा वायरस है उसका इन्फेक्शन फैलता रहता है टाइम टू टाइम। तो जो निपा वायरस है उसके बारे में स्टेटमेंट है कि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब होता है एनिमल से ह्यूमन के अंदर फैलने वाली, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। इसकी वैक्सीन जो है वो डेवलप कर ली गई है टू इफेक्टिवली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट निपा वायरस। ये स्टेटमेंट था तीसरा। सेकंड स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट था कि ये कंटेजियस है फॉर पिग्स। ये 3 आपके पास स्टेटमेंट थे। तो क्योंकि ये अब करंट अफेयर से उठाया गया क्वेश्चन है, तो अगर जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे उनको ज़रूर समझ में आया होगा, उनको ज़रूर पता होगा, ये बात का तो ज़रूर पता चल गया होगा कि इसके अगेंस्ट में कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसीलिए ये इतना डेंजरस साबित हो रहा है। आप एक चीज़ को लॉजिक से भी देख सकते हैं, जिसकी अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बनी है वो ही होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, बार बार न्यूज़ में आ रहा होगा, क्योंकि वैक्सीन इफेक्टिवली नहीं बनी है। तो वैक्सीन नहीं बनी है तो 2 नंबर का स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शंस तो आपके गलत हो जाएंगे। अब बचेगा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, मतलब बी और डी तो हमारा गलत हो गया, अब ए और सी ऑप्शन बचा। इसमें से हमें देखना है कौन सा सही है। तो पहला जूनोटिक डिजीज़ है, एकदम राइट। निपा वायरस ऑल्सो कंटेजियस फॉर पिग्स, पिग्स को भी कंटेजियस करता है। ऑब्वियसली बात है, इतनी डेंजरस डिजीज़ है, पिग्स में भी कंटेजियन हो रहा है, तभी कि इसी वजह से ये फैल रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है 1 और 3 है। कंटेजियस है तभी तो इतनी स्प्रेड कर जाता है ना। तो अगर हम निपा वायरस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं। तो निपा वायरस क्या है, ये एक तरीके की जूनोटिक डिजीज़ है। यस, बिल्कुल है। क्यों है जूनोटिक डिजीज़, क्योंकि कहाँ से फैल रही है, ये फैल रही है, जूनोटिक डिजीज़ है, ये कहाँ से फैल रही है, ये ट्रांसमिट हो रही है एनिमल से ह्यूमन की तरफ। ये जो वायरस है एक तरीके का आरएनए वायरस होता है। और इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या होगा, ये स्प्रेड कैसे करता है, फ्रूट बैट से, फ्लाइंग फॉक्स से, पिग से, इन सब से ह्यूमन जो जैसे उसके कांटेक्ट में आते हैं वो उससे फैलता जाता है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। जो भी इन्फेक्टेड वायरस बैट्स जो होंगे वो अपना एक्सक्रीटा नीचे डाल देंगे, जो वो एक्सक्रीटा नीचे चला जाएगा तो जो और दूसरे एनिमल्स उसके कांटेक्ट में आएंगे, जैसे पिग्स हो गए, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और फिर उन पिग्स के, उन बैट्स के, उन फ्रूट्स के, उनके कांटेक्ट में जो कोई भी ह्यूमंस आएंगे वो सारे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सिम्टम्स इसमें दिए गए हैं निपा वायरस के, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें ड्राउजीनेस हो सकती है, डिजीनेस, नोजिया, फीवर, जो एक वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम हो सकते हैं। क्यों ये खतरनाक है, ये खतरनाक इसलिए है कि ये इन्फ्लामेशन कर देता है ब्रेन की, ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, इसलिए ये खतरनाक बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं की गई है, तभी इसलिए इतना डेंजरस है। वैक्सीन बन चुकी होती तो सबको वैक्सीन लगा देते। देखिए इस चार्ट में दिखाया दे रहा है कि किस तरीके से, देखिए पिग्स इन्फेक्टेड है, एक पिग ने दूसरे पिग को इन्फेक्ट कर दिया। ये कैसे हुआ इन्फेक्ट, जो बैट जो था वो इन्फेक्टेड था, उसने यहाँ पे अपनी ड्रॉपिंग्स डाली, नीचे पिग्स थे, पिग्स इन्फेक्ट हो गए, ह्यूमन इन्फेक्ट हो गए। उसी तरीके से बैट्स हैं, इसके अंदर इसने देखो ये इसको इन्फेक्ट कर दिया तो ये ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड हो गए, हॉर्स फॉर्म में इन्फेक्ट कर दिया। तो जो जो इससे कॉन्टैक्ट में आएगा सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तीसरा सवाल हमारी इस सीरीज़ का देखिए आप, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, 2021 वाला जो एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसमें पूछा गया है। 3 चीज़ें आपको दी गई हैं, बहुत आसान सवाल, एनसीईआरटी में का ही सवाल है ये सीधा, मैंने आपको अपने सीरीज़ में बार बार पढ़ाया है। इसमें पूछा गया बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, 3 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कंसिडर करना है। उससे पूछा गया कि इनके बारे में, इसमें से किसको आर्टिफिशियली कल्चर किया जा सकता है सिंथेटिक मीडियम में। तो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली पढ़ाया हुआ है
कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया और जो फंगस है, फंगस को पहले हम प्लांट मानते थे, फिर हमने इसको अलग से क्लासीफाई कर दिया। तो हमने इसमें सीधा सीधा पढ़ा था कि जो वायरस होता है वो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जिंदा और नॉन लिविंग दोनों के बीच में रखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी के बीच में रहता है। ये तभी काम करेगा जब इसको कोई लिविंग सेल मिलेगा। तो अगर इसको कोई लिविंग सेल की ज़रूरत है तो आर्टिफिशियल मीडियम में काम करेगा? ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसको तो लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, तभी ग्रो करता है, क्योंकि इसके पास अपनी कोई सेल मशीनरी नहीं होती। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक हो सकता है, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। तो वायरस नहीं कर सकते, 1 और 2 आएगा इसका आंसर। वायरस को छोड़ के जो दोनों हैं उनको हम कल्चर कर सकते हैं। वायरस को क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वायरस के अंदर अपनी खुद की मशीनरी नहीं है। तो बैक्टीरिया और फंगस को ही हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन दोनों को हम ग्रो कर सकते हैं। इसको वायरस को क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वायरस जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक्टिव कब होंगे? व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट सेल। अगर इनको होस्ट सेल ही नहीं मिलेगी, आप कौन से भी केमिकल्स उनको देते रहो, ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इनको होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करना है खुद की ग्रोथ के लिए। नो वायरस कैन बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम एज देयर इज नो लिविंग सेल प्रेजेंट। तो इसलिए कल्चर करके हम वायरस को ग्रो नहीं कर सकते। वायरस ग्रो तभी होगा क्योंकि उसको किसी और होस्ट की मशीनरी की, उसकी सेल्स को यूज करना है। सो दिस वाज इजी क्वेश्चन, यूपीएससी 2021 में पूछा गया, ये आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारी इस सीरीज का वो है, इसमें केमिकल्स के 3 केमिकल्स के नाम दिए गए हैं और उनके केमिकल नेम दिया गया है और उनका कॉमन नेम दिया गया है। तो इसमें से पूछा गया है आपसे कि कौन कौन से करेक्टली मैच है। एनसीईआरटी का सवाल, सीधा क्लास 8, 9 ये जो एनसीईआरटीज हैं उनका सवाल है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको कास्टिक सोडा कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये गलत है, सोडियम कार्बोनेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कहते। तो इसका जवाब जो होता है 1 और 2 बनता है। तो अगर आप इसको देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को, तो ये सारे एनसीईआरटी में दिए गए आपके केमिकल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, क्या था सवाल में? सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो सोडियम कार्बोनेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा हुआ था, विच इज रॉन्ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, सोडियम कार्बोनेट क्या है? उसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉस्टिक सोडा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज डी डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ डेकाहाइड्रेट। तो इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका क्या क्या यूज़ है ये आप पढ़ लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कहाँ पे यूज़ होता है? ट्रांसलूसेंट सॉलिड है, इसको यूज़ कहाँ पे होगा? सोप बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कास्टिक सोडा है ये। फिर था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं। ये जो है कहाँ पे? वाइट एमॉर्फस सॉलिड है। ये इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में हमारे ये काम होता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है उसे कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट पूछा गया था, तो सोडियम कार्बोनेट किसको कहते हैं? वॉशिंग सोडा को। सोडियम सल्फेट किसको कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, क्लास 9 क्लास 8 का एनसीईआरटी है ये। सो ये जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घुमा फिरा के इसमें से पूछे जाते हैं सवाल। आपको कुछ केमिकल नेम्स दे दिए जाएंगे, उनके कॉमन नेम्स दे दिए जाएंगे, उनके यूजेस दे दिए जाएंगे और उनसे आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये स्टेट पीसीएस का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा ईपीएफओ के 2020 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स हैज मिस्ड मैच्ड पेयर इन नॉर्मल ह्यूमन मेल। मेल के केस में पूछा गया किसमें मिसमैच पेयर प्रेजेंट है, कौन से क्रोमोसोम के। हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। 23 पेयर मतलब कि टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए अगर हम एक एक सिंगल को काउंट करते हैं। अगर हम डबल को काउंट करते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं। तो उसमें से पूछा गया क्रोमोसोम नंबर 21 या 18 या 13 या एक्स क्रोमोसोम, कौन सा जो है वो मिसमैच्ड है। तो मिसमैच्ड क्या है ये बात, इसको समझने के लिए इसके ऑप्शन को देखने से पहले हम इसमें देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, अब आप कोई सेल देखते हैं, मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर में बताया, अगर आप कोई सेल देखते हैं तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस जो ट्रू सेल है, और ट्रू उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं किसके बने हुए हैं? ये डीएनए से बने हुए हैं। तो ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है इसमें देखिए ऐसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। ये जहाँ पे जुड़े हुए होते हैं उस जगह को कहा जाता है सेंट्रोमियर। इसकी 2 आर्म्स होती है, पी आर्म 1 क्यू आर्म।
ये इसका स्ट्रक्चर है, आप समझ गए, यहाँ से आप पढ़ लेना। अब होता क्या है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को डीकोडिफाई करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमंस के अंदर कितने हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। टोटल कितने हो गए क्रोमोसोम, 46। तो जो 22 पेयर्स होते हैं, पहले 22 पेयर्स जो होते हैं वो दोनों में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें सेम होते हैं, ऑटोजोम्स कहा जाता है उनको। दो तरीके के क्रोमोसोम्स हो गए, ऑटोजोम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोजोम्स कहा जाएगा, और जो लास्ट क्रोमोसोम होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो लास्ट पेयर होगा उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम, जो फर्स्ट 22 है उसको तो हम कहते हैं ऑटोजोम्स, और जो लास्ट जो 23rd क्रोमोसोम है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाएगा, उसके पास जो 23rd पेयर होगा उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो वही अलग होता है, बस एक ही क्रोमोसोम का फर्क होता है मेल और फीमेल में। तो फीमेल जो होती है उसके अंदर 2 कॉपी की एक्स होती है, और मेल जो होता है उसके अंदर वो XY होता है, एक X एक Y। तो सोचिए दो, जो सिर्फ जो लास्ट जो एक क्रोमोसोम है सिर्फ उसके अंदर फर्क है, एक क्रोमोसोम इधर से इधर हुआ तो पर्सन मेल होगा, अगर वो X होता है तो पर्सन फीमेल है, अगर वो Y होता है तो पर्सन मेल है। देखिए X है लास्ट क्रोमोसोम या XY है, तो X तो कॉमन है दोनों के अंदर एक, ये वाले X के ऊपर निर्भर करता है, ये वाला X आएगा या ये वाला Y आ जाएगा। तो अगर X आ गया तो फीमेल है, अगर Y आ गया तो मेल है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो उनके 23 में से 22 पेयर्स दोनों के सेम है, और 23rd पेयर्स में से भी एक क्रोमोसोम दोनों का सेम है। मतलब कि 46 में से 45 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल के केस में सेम होते हैं। सिर्फ कौन सा क्रोमोसोम, लास्ट वाला जो 46 क्रोमोसोम है, सिर्फ वही में फ़र्क होता है, और उसी की वजह से डिटर्मिनेशन होती है कि एक पर्सन जो है वो फीमेल है या वो एक मेल है। तो फीमेल के केस में 2 XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये देखिए 23rd अगर जो लास्ट क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, ये देखिए XX होंगे, और इसके केस में XY होगा। यही जो है सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं इस सीरीज़ के, नेक्स्ट हमारा सवाल है, ओके पहले इसको समझने से पहले तो आप ये समझ गए तो कौन सा क्रोमोसोम डिफरेंट है, X क्रोमोसोम डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो फिर से UPSC EPFO एग्जाम में पूछा गया था 2020 में, 2020 में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया था कि भी प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया। सिंपल NCERT का क्वेश्चन, क्लास 9 की NCERT का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। थॉमसन ने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने किया, रदरफोर्ड ने किया या चैडविक ने किया, इन्होंने पूछा। तो उसमें सीधा सीधा दिया गया है कि जो गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड ने किया था, उस टाइम पे प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे। NCERT का सीधा सीधा सवाल है। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं प्रोटॉन्स कब डिस्कवर हुए थे। प्रोटॉन्स रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे 1919 में। कैसे डिस्कवर हुए थे, जो उनका जो गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट था, एक फॉइल लिया गया, ये देखिए एक फॉइल लिया गया, उसमें बम्बार किए गए अल्फा पार्टिकल्स को। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि सीधा सीधा निकल जाएंगे सारे, लेकिन हुआ क्या, कुछ वापस आ गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ सीधा निकल गए। तो उन्होंने फिर ये वाला मॉडल बनाया कि भाई बीच में जो है, जो एक ऐसी चीज़ है छोटी सी न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था और सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो पूरा रिफ्लेक्ट बैक कर देता है कहीं कहीं पर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर जो है, जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि अल्फा पार्टिकल को रिपेल बैक कर रहा है। बाकी जगह पे नेगेटिव चार्ज है जो सीधा जाने देता है। तो इस चार्ट में आपको दिखा इलेक्ट्रॉन्स कब डिस्कवर किए गए, 1897 में डिस्कवर किए, जोसेफ थॉमसन ने डिस्कवर किए। न्यूट्रॉन्स जो है वो बाद में डिस्कवर किए गए 1932 में। तो सबसे पहले डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन्स, फिर प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, और उसके कुछ टाइम के बाद न्यूट्रॉन्स का नंबर आता है जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। ये सारी की सारी बातें आपको NCERT में ही दी गई हैं, और मैंने अपनी NCERT जो क्लास 9 सीरीज है उसमें आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके ऊपर कितना कितना मास होता है, ये भी स्लाइड में आपको लिखा गया है। जब आप रिवाइज करेंगे तो यहाँ से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा कि प्रोटॉन पे कितना मास है, उस पर कितना चार्ज है, न्यूट्रॉन पे का मास होता है, चार्ज 0 है, न्यूट्रल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास है, मास है उसका लेकिन नेग्लिजिबल मास है, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। सो NCERT क्वेश्चन अगेन। 7th क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि कौन से जो हैं वो एलोट्रोप नहीं है कार्बन के, नॉट द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कौन सा इसमें से एलोट्रोप नहीं है कार्बन का। एलोट्रोप्स क्या होते हैं,
एलोट्रोप्स जो होते हैं वो दूसरा ही रूप होते हैं, किसी भी एक एलिमेंट का दूसरा रूप, एलोट्रोप्स। तो कौन सा नहीं है? डायमंड का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन, डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन या ग्रेफाइट। तो फ्लोरीन क्या था? फ्लोरीन जो था वो गोल गोल स्ट्रक्चर में जब अरेंज होती है कार्बन तब कहते हैं। ग्रेफाइट जो होता था, जो ग्रेफाइट कहाँ लगता है? पेंसिल में डलता है, वो है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। तो ये कार्बन एलिमेंट नहीं हो सकता, कार्बन का एलिट्रोप नहीं हो सकता। तो सिंपल सवाल। अब आपको समझना ये पड़ेगा कि कार्बन के इतने सारे एलोट्रोप्स क्यों बनते हैं। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था क्लास 9 में या क्लास 8 में, जब भी पढ़ाया था आपको मैंने ये चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझाया था कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है कि ये अपने साथ ही लिंक बनाता रहता है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है, कोवलेंट बॉन्ड, और एक लंबी लंबी चेन्स और रिंग्स बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन। अलग अलग तरीके से जुड़ जाएगा, सूट भी बन गया, फुलरीन भी बन गया, डायमंड भी बन गया, ग्रेफाइट भी बन गया। मतलब वही कोयला बन सकता है, वही कार्बन जो है हीरा बन सकता है, वही कार्बन धुआं है। तो देखिए वो एलोट्रोप्स हैं सारे के सारे। किसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो उसी तरीके से बदल जाता है। तो दिस इज द थिंग। तो उस चैप्टर में मैंने आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कार्बन इतने सारे एलोट्रोप इसीलिए बना पाता है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की वो है प्रेजेंट। नेक्स्ट सवाल आता है इस सेट का, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। किसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? यूपीपीसीएस के 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल। तो यूपीपीसीएस में जब ये सवाल पूछा गया 2021 में, ये पूछा गया कि नाइट्रोजन किसका एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। अब अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई हमें तो पता नहीं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया हो सीधा सीधा करके कि क्लोरोफिल की कॉम्पोजिशन क्या है हमें नहीं पता, आरएनए की क्या है, डीएनए की क्या है हमें नहीं पता। अब मैं आपको फिर ये कहती हूँ, आप इसके ऑप्शंस को चेक करिए, आपको इसमें से किसकी कॉम्पोजिशन पता है। कार्बोहाइड्रेट की कॉम्पोजिशन आपको पता है, हमेशा आप पढ़ते हैं। अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, ये तो आपको पता होगा, ये हम हमेशा अपनी साइंस एनसीईआरटी सीरीज में बार बार पढ़ते हैं। ग्लूकोज की कॉम्पोजिशन अगर आप देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन तो नहीं होता इसमें। तो एक चीज़ के बारे में आपको फुल फ्लेजेड पता है, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान सवाल था जिसने इसके पूरे ऑप्शन को पढ़ लिया होगा। और जो इसके डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर रहा होगा, क्लोरोफिल का भी पता होना जरूरी है, आरएनए भी, डीएनए भी, तो उससे नहीं होगा ये सवाल। आपको ये देखना पड़ेगा आपको इसमें से पता क्या है। तो हमेशा जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो ज़रूर पूरे ऑप्शंस पढ़िए, सब कुछ देखिए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए किसको आप एलिमिनेट कर पाते हैं, राइट। तो यूपीपीसीएस का ये सीधा का सीधा सवाल पूछा गया था एनसीईआरटी से। आप इसमें देख सकते हैं जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं, डीएनए है तो उसकी कॉम्पोजिशन में भी नाइट्रोजन होता है, आरएनए की कॉम्पोजिशन में भी नाइट्रोजन होता है। तो डीएनए के अगर आप देखते हैं तो नाइट्रोजन बेस होते हैं इसके अंदर। एडेनिन मैंने आपको बताया भी था, डीएनए के जब स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी तो 4 नाइट्रोजन बेस होते थे, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड सिस्टोसिन। तो एडेनिन जो होता है आया था, हम ऐसे लर्न करते थे जब हम अपनी क्लास 11-12 की मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं क्लास 11-12 में थी तो हम ऐसे लर्न करते थे, ए जो होगा वो टी के साथ पेयर करेगा और सी जो होगा वो किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ। तो एडेनिन जो होगा वो हमेशा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, टी के साथ, थायमीन के साथ। तो हम इसको ऐसे लर्न करते थे, आया था चला गया, आया था चला गया। मतलब मुझे अभी भी याद है निमोनिक, सब बच्चे ऐसे याद करते हैं बायो के स्टूडेंट्स। तो आया था, आया जो ए जो है वो हमेशा थायमीन के साथ पेयर करेगा। तो अगर हम इसकी हेलिक्स खोल लेते हैं और हमें पता है यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, तो इसकी जो दूसरी चेन होगी उसमें क्या होगा, तो उसके में यहाँ पे टी होगा, टी के साथ में ए होगा, सी के साथ में जी होगा, ए के साथ में फिर टी होगा। तो TAGT ये होगी दूसरी चेन, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चेन। तो ये हम इस तरीके से लर्न किया करते थे। तो ये सिंपल सवाल है। आरएनए की कॉम्पोजिशन दिखाई दी गई है, उसके अंदर भी जो है नाइट्रोजन होगी, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्पोजिशन में नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट सवाल है इस सीरीज सेट का, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत आसान सवाल, सीधा एनसीईआरटी का सवाल, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका जवाब। तो इसका जवाब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, विटामिन सी को ही कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमने जो है अपनी क्लास 7 जो थी उसकी एनसीईआरटी में मैंने आपको पूरे चार्ट्स दिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कौन से विटामिन का क्या नाम है, उसका क्या यूज़ है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है।
तो विटामिन सी जो है उसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। आप जानते हैं बी और सी कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो वाटर सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, इनके इंटेक की आपको रेगुलर ज़रूरत पड़ेगी। फैट में स्टोर नहीं होंगे, वाटर के अंदर स्टोर होंगे। तो अगर हम सी की बात करें तो उसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी। तो स्कर्वी, सी का नाम आ रहा है उसके अंदर, तो स्कर्वी हो जाता है उसकी। स्कर्वी से होता क्या है, उसमें क्या होगा, रिड्यूस कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस, और जो हमारी चोटें होंगी वो जल्दी से ठीक नहीं होंगी। तो स्कर्वी हो जाता है इसके डेफिशिएंसी से। तो लास्ट सवाल जो है इस सीरीज का वो ये है, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो जाता है। राइबोफ्लेविन, ये यूपी पीसीएस के 2021 में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट। तो राइबोफ्लेविन सबसे पहले क्या कॉज करता है, ये आपको मैंने चार्ट दिया है बार बार, क्लास 7 में भी मैंने बोला था उसको रट्टा मार लेना उस चार्ट को। अगेन ये उसी चार्ट से सवाल आया है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो राइबोफ्लेविन जो है वो चेलियोसिस कॉज करता है। चेलियोसिस क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ। जो हमारा माउथ होता है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हमने विटामिन B2 की डेफिशिएंसी जो है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ये हमें मिलता कहाँ से, ये हमें एग्स से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स, मशरूम। राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी जो है रेयर है, यूजुअली अकम्पनीड बाय डेफिशिएंसी ऑफ अदर विटामिन्स। बहुत ही रेयरली होती है ये डेफिशिएंसी। अगर ये डेफिशिएंसी हो रही है किसी के अंदर तो समझ लीजिए उसके अंदर और भी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, राइट। राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी जो है एरिबोफ्लेविनोसिस भी इसको हम कहते हैं। तो इसके साथ में ये चार्ट भी दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको भी रट्टा मार लेना आप। विटामिन ए जो है उसको क्या कहते हैं, उसकी कमी से क्या हो रहा है, रेटिनॉल कहा जाता है उसको। डी है उसको क्या कह रहे हैं, उसकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, उसकी कमी से क्या हो रहा है। तो ये जो चार्ट है इसको आप ज़रूर रट लीजिए दोबारा से। और इसके साथ साथ आप क्लास 7 में मैंने कुछ चार्ट दिए उनको भी आप ज़रूर से रट लेना। सो दिस वॉज सेट 5 ऑफ योर MCQs रिविजन, MCQs रिवाइज साइंस थ्रू MCQs सीरीज़ का सेट 5 था। आई होप आपको सवाल जो है सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया होगा और आपकी इससे ढेर सारी लर्निंग हुई होगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।